हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, मोस्ट वेलकम। हिंदी की इस 6 बजे की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, ये आज की हमारी जो सीरीज़ है इसका 9वां भाग है। इस 9वें पार्ट में कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड क्वेश्चंस, कुछ परीक्षा में आने वाले और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास हम करने वाले हैं। देखो, अगर अब परीक्षा में बहुत कम समय बचा और अभी भी अगर आप नहीं जागे ना तो फिर कब जागोगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा है ना कि उठो जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते हो। तो आपको भी अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, इसलिए जल्दी उठो, जल्दी जागो और जल्दी इस क्लास को देख लो, 6 बजे की इस क्लास को। चलिए, पहला प्रश्न है। देखो, इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है बच्चों कि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। बताना है आपको इसमें अलंकार कौन सा है। तो थोड़ा सा पढ़िए, सोचिए, समझिए। अगर समझ में नहीं आवे तो मैं बता देता हूं, इसमें विरोधाभास अलंकार है। कैसे विरोधाभास अलंकार है कि भाई इस चित्त की गति को कौन समझे। ये अनुराग जो होता है ना, प्रेम जो होता है ना, उसको कौन समझे। कैसे कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग। अब देखो, श्याम रंग का मतलब होता है काला रंग। तो अगर इसको काले रंग में डुबोया जाए तो उज्जवल होता है। तो काले रंग में तो बच्चों काला होता है, उज्जवल कैसे होता है। लेकिन अर्थ यह है कि जैसे जैसे भगवान कृष्ण से, भगवान श्याम से, ईश्वर से प्रेम करते हैं, वैसे वैसे हमारी आत्मा पवित्र होती है। तो इसका अर्थ यह है, तो मूल अर्थ है कि भाई भगवान से या कृष्ण से प्रेम करने पर आत्मा उज्जवल होती है, आत्मा पवित्र होती है। भाव ये था। लेकिन अगर शाब्दिक अर्थ देखें कि श्याम रंग यानी काले रंग में डूबने पर हम उज्जवल होते हैं, हम श्वेत होते हैं, तो वो तो हम उसमें तो काले होते हैं। तो ये विरोधाभास अलंकार है। विरोधाभास अलंकार में होता क्या है कि इस जहां कथन में विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास होता है। अब एक्चुअली विरोध है नहीं, एक्चुअली बात दूसरी है, पर इससे ऐसा आभास हो रहा है कि श्याम रंग में डूबते हैं तो उज्जवल होते हैं। तो ये विरोधाभास अलंकार यहाँ पे बताया गया है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है बच्चों। पीडीएफ आपको कंप्लीटली हमारे ऐप में मिलेगी। ऐप है हमारा एजुकेशन राइज नाम से। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। जो बच्चे नए हैं उनको बता देता हूँ, एजुकेशन राइज इस नाम का ऐप है और लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। या फिर इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर देना, व्हाट्सएप मैसेज करोगे तो आपको लिंक मिल जाएगी 9079622989। वहां पे आपको कंप्लीटली पीडीएफ और वीडियो सारे एक ही सीरीज में मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट दूसरे प्रश्न की तरफ। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि गारंटी शब्द का पारिभाषिक हिंदी शब्द क्या होगा, बताना है ना। गारंटी, अब आपको याद रखना, स्पेलिंग भी आपको याद रखनी, GUARANTEE, गारंटी। तो अपन कहते हैं कई बार कि भाई कोई वस्तु खरीदते हैं तो कहते हैं इसकी गारंटी कितनी है, इसकी वारंटी कितनी है। तो गारंटी का मतलब होता है बच्चों जो यहाँ पे हम इसे कहेंगे जो प्रत्याभूति है ना, शपथ नहीं, प्रत्याभूति, संशोधन या वादा। तो इसका राइट आंसर रहेगा प्रत्याभूति। गारंटी यानी प्रत्याभूति, किसी चीज की मतलब एक प्रकार से एक ये शर्त दे देना कि अगर खराब हुआ तो उसे बदला जाएगा। तो ये प्रत्याभूति, हिंदी में इसका शब्द होता है प्रत्याभूति। गारंटी मीन्स प्रत्याभूति। याद रख लेना अच्छी तरह से। परीक्षा में आने वाले प्रश्न है, ध्यान रखना। जब एग्जाम देने जाओगे ना तो उस दिन याद करोगे, हाँ ये हमने पढ़ा था और बिल्कुल एग्जाम में आया है। नेक्स्ट एक और प्रश्न है, एक और पारिभाषिक शब्दावली है, उसमें आपको बताना है अमेंडमेंट शब्द का पारिभाषिक अर्थ बताइए। आपने कभी सुना होगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ना, संवैधानिक संशोधन जो होते हैं, तो उसमें अमेंडमेंट शब्द आता है। तो अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन स, संशोधन। नेक्स्ट प्रश्न है चौथा, ध्वनि किसे कहते हैं। अब ये हिंदी अपना व्याकरण का प्रश्न है कि भाई ध्वनि किसे कहते हैं। तो ध्वनि, हम जब आप बोलते हैं तो हमारे बोलने पर हमारे मुख से जो स्वतंत्र आवाज निकलती है वो ध्वनि कहलाती है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा कि हमारे मुंह से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज ध्वनि कहलाती है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं या आप बोलते हैं, और जो भी हम सब बोलते हैं तो वो आवाज जो निकलती है वो ध्वनि कहलाती है। आपको इजी लग रहा है क्वेश्चन, बट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में लिखने पड़ेंगे। तो अभी लिखने का अभ्यास करिए। ये भी इजी लग रहे हैं तो आप नोट कर लीजिए और खुद लिखिए। केवल प्रश्न आपके सामने आता है तो उसको लिखेंगे कैसे, क्योंकि सुनते तब तो इजी लगता है, लेकिन जब लिखने बैठते तो फिर हाथ पांव फूलता है, कुछ नहीं याद। अगला प्रश्न है, भाषा के कौन कौन से दो रूप हैं। तो भाषा के दो रूप होते हैं भाई, एक होता है मौखिक भाषा और दूसरा होता है लिखित भाषा। मौखिक भाषा जो अस्थायी भाषा है जिसे हम कहते हैं, और लिखित भाषा जो है वो भाषा का स्थायी रूप है। तो इस तरीके से ये भाषा के दो रूप हुए। नेक्स्ट छठा प्रश्न,
नेक्स्ट है छठा प्रश्न, व्याकरण के अंतर्गत किन विषयों का अध्ययन होता है, या व्याकरण के कितने अंग हैं, ऐसे भी प्रश्न आ सकता है। प्रश्न को थोड़ा समझिएगा, घुमा फिरा के अलग अलग 2 3 4 5 तरीके से पूछा जा सकता है। तो भाई जो व्याकरण होती है, उस व्याकरण में भाषा के विभिन्न जो अंग हैं उन सबका अध्ययन किया जाता है ना। इसके विविध अंगों का, जैसे वर्ण, वर्ण जैसे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये क है, ये अ है, ये वर्ण हो गए। उसके बाद शब्द, अब शब्द क्या होता है, जैसे कमल, ये कमल, ये एक शब्द हो गया। शब्द क्या होता है कि वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। जैसे प क ना, जैसे ये एक समूह तो है वर्णों का, लेकिन ये शब्द नहीं कहेंगे क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। तो सार्थक जो शब्दों का समूह होता है वही वही क्या कहलाता है भाई, वो शब्द कहलाता है। फिर आता है पद। अब वाक्य जो शब्द जो होते हैं उनका जो बड़ा रूप है, शब्दों को जोड़ करके हम वाक्य की तरफ बढ़ते हैं तो वो आता है पद। उसके बाद जो है वो फिर उसके बाद वाक्य बनता है। तो ऐसे एक क्रम रहता है, वर्ण, वर्ण के बाद शब्द, शब्द के बाद पद, पद के बाद वाक्य, फिर एक पैराग्राफ बनता है। ऐसे आगे बढ़ते हैं। तो वाक्य से संबंधित विषय सामग्री का जो अध्ययन किया जाता है, ये एक जो है वो क्या कहलाता है भाई, ये व्याकरण के विभिन्न अंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है कि वॉशिंगटन उनका देवता था, वॉशिंगटन उनका भगवान था, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है। तो इस वाक्य में बच्चों आप बताइए लक्षणा शब्द शक्ति। क्यों लक्षणा शब्द शक्ति है कि भाई अब देखो डायरेक्ट अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। वॉशिंगटन आप समझते हो ना, वॉशिंगटन जैसे अमेरिका का वॉशिंगटन है, तो वो एक शहर हो गया, वो एक वॉशिंगटन एक स्थान हो गया। स्थान किसी का भगवान कैसे हो सकता है, स्थान किसी का देवता कैसे हो सकता है। अर्थ ये है कि वहां पर बैठे हुए वो जो आला अफसर हैं, वहां पर बैठे हुए जो नेता हैं, वहां पर बैठे हुए जो सरकारी जो या सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, वो लोग है ना, वो लोग जो है वो किसी के देवता, किसी के भगवान। अब देवता और भगवान भी कैसे, अब डायरेक्ट देवता तो हो नहीं सकते, डायरेक्ट भगवान तो हो नहीं सकते, लेकिन अगर वो किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, उनका हाथ किसी के सर पर है, तो वो एक प्रकार से वो सहारा देने वाले लोग हो गए। तो अब यहाँ पे हमें लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण करना पड़ रहा है, इसीलिए यहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति है। लक्षणा, लक्ष्मणा नहीं है भाई, लक्षणा है ना, लक्षणा शब्द शक्ति है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों अपना अगला आठवां प्रश्न। ये ओ नए कवियों ठेले पर लदो, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है। तो बताइए बच्चों कौन सी शब्द शक्ति है। देखो अभिधा, इसमें आपको अगर सीधा अर्थ समझ में आ रहा है क्या, अब कवियों को का ठेले पर लदो, तो ठेले पे कवि थोड़ी लदेंगे भाई, नहीं, तो अभिधा नहीं है। लक्षणों के आधार पर अगर हमें अर्थ समझ में आ रहा है तो हम सोचते लक्षणा शब्द शक्ति है, बट लक्षणा भी नहीं है इसमें। कवियों ठेले पर लदो, इससे लक्षण क्या प्रकट हो रहा है, कोई लक्षण प्रकट नहीं हो रहा है। तो अब देखो तीसरी शब्द शक्ति है व्यंजना शब्द शक्ति। तो इसमें क्या है, इस वाक्य में व्यंजना शब्द शक्ति है। मतलब क्या है, अब यहाँ पे ऐसा है, उनके महत्व को घटाया गया है। तुम्हारे जैसे कवि तो खूब सारे हैं, चलो ठेले पे लदो निकलते हैं, है ना। तो मैं ऐसे मतलब एक उनको उनके महत्व को कम करने का प्रयास किया गया है, तो इसलिए जो है वो ये इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है। अब देखो जहां हमें मुख्यार्थ समझ में नहीं आवे, जहां पे हमें शब्द का लक्षणों के आधार पर जब उसका अर्थ ग्रहण नहीं कर पा रहे हो, हम उसका अर्थ नहीं ले पा रहे हैं, तो फिर तीसरी शब्द शक्ति होती है। और याद रखना ये तो प्रसिद्ध वाक्यांश है, परीक्षा में ऐसे कैसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है हमारा आठवां के बाद नौवां प्रश्न। हाँ, टीवी में सूचनाओं के कितने चरण होते हैं, नाम लिखिए। तो टीवी में जो समाचार प्रसारित होते हैं उसके विभिन्न अलग अलग 7 चरण होते हैं, और 7 चरणों का नाम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से क्या होता है कि या तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है जिसमें 7 आपको लिखने पड़ेंगे, या फिर कई बार इसमें से एक में से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे फोन इन क्या होता है, एंकर विजुअल क्या होता है, ठीक है ऐसे। तो अभी एक बार तो देखो कि इसके 7 चरण कौन कौन से होते हैं। तो एक होता है कि फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज कहते हैं। फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज आपने देखा होगा, जैसे कोई इंपॉर्टेंट घटना हो गई और उसी समय तुरंत कम शब्दों में जानकारी देनी होती है, तो टीवी पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। उसके बाद होता है ड्राई एंकर। ड्राई एंकर वो न्यूज होती है कि जब जिस घटना स्थल से अभी संपूर्ण वो फोटो और वीडियोस नहीं आए, केवल सूचना है, तो वो सूचना जो है वो लोगों तक पहुंचाई जाती है, वो ड्राई एंकर कहलाता है। फोन इन का मतलब होता है वहां पे डायरेक्ट जब बातचीत हो रही है फोन पे कॉल लगा करके, और वो व्यक्ति जो संवाददाता वहां जो घटना स्थल पर वो भी बोलता है, तो आवाज हम सुनते हैं टीवी पे,
सुनाई देती है और जो व्यक्ति जो स्टूडियो में है वो भी सुनाई देता है। तो ऐसे फोन पे बात हो रही है। एंकर विजुअल का मतलब होता है कि वो व्यक्ति जो घटना स्थल पे वहां से वो फोटो वीडियोस वो भी दिखाता है, वो एंकर विजुअल कहलाता है। एंकर बाइट का मतलब होता है कि घटना स्थल पे जो लोग उपस्थित हैं उन लोगों का कथन दिखाया जाता है। घटना को प्रामाणिकता प्रदान करने के लिए, उसको विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए जो प्रत्यक्षदर्शी होते हैं उनको, उन लोगों की बातों को जो है वो उनको दिखाया जाता है और सुनाया जाता है। किसी पूछा ना कि भाई आप बताइए आपने देखा क्या हुआ था, कैसे हुई घटनाक्रम, तो वो होता है। और लाइव का मतलब होता है कि डायरेक्ट जो घटना स्थल है वहां से अगर सीधा प्रसारण होता है तो वो लाइव कहलाता है। और इस तरीके से एंकर पैकेज, तो ये 7 चरण होते हैं टीवी में सूचनाओं के। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त हुई नर्तकी की मूर्ति किस राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी गई है? तो ये दिल्ली राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी गई है। ये जो नर्तकी की मूर्ति जो वहां से प्राप्त हुई है बच्चों, ये दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी गई है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा 11वां प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए लेखक को किस गांव की याद आई? लेखक जब वहां पे देखने गया, घूमने गया था और वहां जब उसने वो सारे खाके देखे, वहां उस नगर की स्थिति देखी वहां पे, है ना, तो उसे पुरानी चीजें याद आ गई। तो उसे कुलधरा गांव की याद आई थी बच्चों, कुलधरा गांव की याद आई थी। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक एक प्रश्न अच्छी तरह से समझा दूं। और ये जो प्रश्न आप अभी पढ़ रहे हो ना, खाली पढ़ना या सुनना नहीं है बच्चों, आपको याद करना है। और अगर अभी याद नहीं किया, आप सोचो कि हम बाद में और कर लेंगे, नहीं मिलेगा टाइम। इतनी सामग्री आपको पढ़नी है, इतना पढ़ना है, आपके पास इतना टाइम है कि दोबारा से आप यहां पे नहीं आ पाओगे, दोबारा से ये चीज नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए कोशिश करो कि आज ही याद करो और अभी याद करो। और अगर कोई चीज आपको लगती है कि मुझे नोट करनी है तो आप नोट कर लो। अगर नहीं करना चाहते हो नोट, तो ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी। मैं आपको बता दूं कि अभी हम जो है हमारी लाइव जो क्लासेस होती है उसमें जो मॉडल पेपर्स होते हैं अपने डेस्क वर्क के, है ना, संजीव के और साथ ही साथ एक्सीलेंट के, तो अभी ज्योग्राफी का मॉडल पेपर हमने एक एक हल करना शुरू कर दिया। एवरीडे लाइव क्लास में हम सॉल्यूशन करते हैं, उसकी पीडीएफ भी मैं आपको अवेलेबल कराता हूं अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल में। और अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो ये नंबर है 9079622989। इस नंबर पे 989, इस नंबर पे जब आप मैसेज करोगे तो आपको हमारी लिंक मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, ऐप की लिंक मिलेगी, वेबसाइट की लिंक मिलेगी, प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, कोर्सेज की लिंक मिलेगी, सारे लिंक आपको मिल जाएगी बच्चों। वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। 2 व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें से कोई एक ही ज्वाइन करिए, क्योंकि दोनों में एक ही प्रकार की सामग्री अवेलेबल करवाई जाती है। 2 इसलिए बनाए ताकि अगर ज्यादा बच्चे हैं तो वो दोनों उसमें जुड़ सकें। तो ये है अपना नंबर, इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा। इसके अलावा ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। ऐप में हमने बहुत सारी स्टडी मटेरियल आपके लिए, मॉडल पेपर्स, टेस्ट सीरीज, कंप्लीट कोर्स भी अगर आप प्राप्त करना चाहते हो, आपका अभी आपका कोर्स अगर पूरा नहीं हुआ है और आप एक साथ संपूर्ण कोर्स पूरा प्राप्त करना चाहते हो, जहां पे आपको वीडियोस मिलेंगे, पीडीएफ के रूप में नोट्स मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। तो इस ऐप को एक बार जरूर ट्राई करिएगा, ऐप को डाउनलोड करिएगा। ठीक है। लाइव क्लास हमारी शाम को रहती है, एक तो 7 बजे लाइव क्लास रहती है। जो बच्चे नए हैं उनको, जो पुराने हैं उनको तो पता है, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनको बता दो कि एक तो रहती है शाम को 7 बजे, है ना, इवनिंग में, और दूसरी क्लास रहती है हमारी शाम को 8:30 बजे। तो इसमें हम क्या करते हैं, पॉलिटिकल साइंस अभी चल रही है और ये जैसे ही कंप्लीट होगी हम उसमें भी मॉडल पेपर करेंगे और संजीव और एक्सीलेंट के दोनों के 10 के जो 10 मॉडल पेपर है सॉल्व करेंगे। और इसमें अभी ज्योग्राफी के मॉडल पेपर कर रहे हैं। तो अगर आप लोग बिल्कुल गंभीर हो, सीरियस हो पढ़ाई के प्रति और पढ़ना चाहते हो और हाथों हाथ चीजें अगर याद करना चाहते हो, तो ये शाम को लाइव क्लास रहेगी, इसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और ये जो ग्रुप आप ज्वाइन करोगे तो उस ग्रुप में हम लिंक भी भेजते हैं, तो लिंक पे क्लिक करके आप इस क्लास में जुड़ सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। तो अगला हमारा नेक्स्ट मतलब हमारा अगला प्रश्न है कि जूझ उपन्यास का नायक पढ़ाई क्यों करना चाहता था? याद है ना आपको, आनंद यादव, और जब वो स्कूल नहीं जाता था, उससे पहले वो जब खेती करता था, जब वो खेत में काम करता है तो वो पढ़ाई के बारे में खूब सोचता है, वो पढ़ना चाहता है, वो कुछ बनना चाहता है, वो कुछ नौकरी करना चाहता है। या उनके गांव में एक विठोबा करके एक व्यापारी था, वो व्यापार करता था, तो ये चाहता था कि मैं भी कुछ पढ़ लिख करके इस
प्रकार का व्यापार करो ताकि मेरे हाथ में 2 रुपए आवे तो मैं कुछ थोड़ा आराम से जिंदगी जी सकूं। तो देखो बच्चों, इससे हमें प्रेरणा लेनी है। ये चीजें जो हम पढ़ते हैं ना, इससे मेहनत करनी है। आपको क्या लिखा है कि जूझ उपन्यास का नायक पढ़ लिख करके नौकरी करना चाहता था जिससे उसके हाथ में 4 पैसे आ सकें, या फिर वह गांव के एक धनी किसान विठोबा की तरह कुछ धंधा करके, कुछ काम धंधा करके जो है वो अपने आप को एक समृद्ध व्यक्ति बनाना चाहता था। इसलिए वो पढ़ना चाहता था। आखिरकार वो पढ़ा और अच्छा एक लेखक जो है वो कवि जो है वो बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 13वां कि स्कूल की छुट्टी होने के बाद लेखक आनंद यादव को कितने घंटे पशु चराने पड़ते थे। देखो उसका पिता कितना कितना कठोर था कि पहले तो उसको स्कूल ही नहीं भेजता था, नहीं जाएगा स्कूल, काम करेगा, खेत में काम करेगा, पशु चराएगा, और वो खुद गांव में घूमता रहता था। और बाद में जब ये उस पर दबाव आया कि भाई नहीं स्कूल तो भेजना पड़ेगा बच्चे को, तो ये भी उस पर शर्त लगा दी कि स्कूल से आने के बाद फिर काम करेगा, पशु चराएगा, खेत में काम करेगा, स्कूल जाने से पहले भी खेत में काम करके जाएगा। और इस तरीके से जो है फिर भी वो बच्चा पढ़ा। तो स्कूल की छुट्टी होने के बाद लेखक को 1 घंटा पशु चराना पड़ता था भाई। तो ये काम उसे करना पड़ता था। अपने को तो पशु भी नहीं चराना, आपको तो खाली पढ़ना है। इसलिए पढ़िए, मेहनत करिए। लोग तो पशु चरा करके, खेती करके भी बहुत बड़े बड़े लोग बन गए हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगला है 14वां प्रश्न कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा में क्या बुराइयां हैं। तो ये जो जाति व्यवस्था है, इसमें जो बुराइयां हैं डॉक्टर अंबेडकर साहब के अनुसार, उसको हम देख लेते हैं। क्या है कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा दोषपूर्ण व्यवस्था है, यह अच्छी व्यवस्था नहीं है। ये कहते हैं इस प्रथा का श्रम विभाजन अस्वाभाविक है। मतलब ये तर्क देते हैं कि भाई ये श्रम विभाजन पर आधारित है। तो अंबेडकर साहब कहते हैं कि इसी श्रम विभाजन पर आधारित नहीं है, ये श्रम विभाजन का अस्वाभाविक है। क्या है वह श्रम का नहीं बल्कि श्रमिकों का विभाजन करता है। आप कहते हो ना कि श्रम विभाजन पर आधारित तो नहीं है ये, बल्कि ये तो श्रमिकों का विभाजन करता है। इससे समाज में अनेक वर्ग बनते हैं और उनमें ऊंच नीच की भावना पैदा होती है। श्रम विभाजन श्रमिकों की रुचि, प्रशिक्षण और क्षमता पर आधारित नहीं है। मतलब जो व्यक्ति कोई अच्छा काम कर सकता है लेकिन वो जाति के आधार पर वो उस दूसरे काम को नहीं कर सकता, उसे अपनी जाति का ही काम करना पड़ेगा। तो इसलिए ये क्या क्या है कि भाई वो इसको उसकी रुचि के अनुसार नहीं कर सकता, उसके प्रशिक्षण के हिसाब से, अगर जाति के हिसाब से आपने काम दिया उसे, तो वो दूसरा काम नहीं कर पाएगा। मनुष्य को जन्म से ही दूसरों द्वारा पहले से निर्धारित पैसा करना पड़ता है। अब वो जन्म लिया, जिस जाति में जन्म लिया, तो उसके लिए काम पहले से तय कर रखा है। तो उसकी रुचि कैसी है, उसका इंटरेस्ट कैसा है, उसकी योग्यता क्या है, उस योग्यता के अनुसार उसे काम मिलना चाहिए। वह उसे बदल नहीं सकता। इससे कार्य का स्तर गिरता है, व्यक्ति बेरोजगार होता है और समाज में आर्थिक हानि होती है। तो इसीलिए ये डॉक्टर अंबेडकर साहब ने इस जाति व्यवस्था में इतने प्रकार के दोष बताए हैं। आपको याद रख के लिखना है एग्जाम में अगर प्रश्न पूछा जाता है तो। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 15वां, फीचर लेखन क्या है। ये फीचर लेखन तो हम कई बार कर चुके हैं, पहले भी हमने किया है। फीचर लेखन जो है बच्चों, किसी भी सामाजिक घटना की एक रोचक और मनोरंजनपूर्ण, ध्यान रखना इसमें रोचकता आएगी। जैसे समाचार होता है, समाचार में रोचकता नहीं होती है, समाचार में जो एक्चुअल चीज होती है वही बतानी पड़ती है। तो एक तो इसमें रोचकता बनी रहती ताकि लोग पढ़ें, और दूसरा इसमें इसका उद्देश्य होता है मनोरंजन करना। समाचार का उद्देश्य होता है सूचना लोगों तक पहुंचाना, जो एक्चुअली चीज है वो पहुंचाना, लेकिन इसमें होता है कि लोगों का मनोरंजन करना। अब इसमें और क्या होता है कि फीचर एक सृजनात्मक, सुनियोजित और आत्मनिष्ठ लेखन होता है। ये पंक्ति तो अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ये 3 जो टेक्निकल शब्द है ये तो अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अगला देखो, अब है आज हमने 15 प्रश्न किए इस क्लास में, और नेक्स्ट पीरियड से हम कंटिन्यू करेंगे। कल फिर से मिलेगी आपको ये हिंदी की क्लास 6 बजे सुबह। तो एक हमारी सुबह की जो हमारी 2 क्लासें रहती है, एक तो 6 बजे रहती है और दूसरी 7 बजे रहती है बच्चों। 7 बजे रहती है वो हिंदी साहित्य की रहती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से 2 क्लासें एवरीडे आपको ले लेनी है। 15 मिनट, 20 मिनट या 10 मिनट की हमारी एक क्लास रहती है, और रेगुलर आप पढ़ोगे तो आपका बहुत अच्छा अभ्यास हो जाएगा। इसके अलावा शाम को अपनी एक इंग्लिश की जो कैप्सूल सीरीज चलती है बच्चों, इंग्लिश में हम क्या करते हैं, इंग्लिश में जो अपनी कैप्सूल सीरीज है उसमें हम समरी पढ़ रहे हैं। फिलहाल चैप्टर वाइज समरी पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं, और साथ ही साथ उसकी जो एक्सप्लेनेशन उसमें से जो पूछी जानी है। अब प्रोज वाला जो अपना सेक्शन आज से शुरू करेंगे तो उसमें जो आपका क्वेश्चंस आएंगे एमसीक्यूज टाइप के, तो वो उस टाइप का प्रश्न करेंगे। इससे पहले हमने जो पोइट्री सेक्शन किया है जो कि खत्म हो चुका है, तो उसमें हमने एक्सप्लेनेशन करे थे, एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। तो एग्जाम के लिए जिस तरीके से प्रश्न आते हैं उसी तरीके से हम आपके यहाँ पे कंप्लीटली प्रिपेयर
प्रिपरेशन करवाते हैं। आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा इन क्लासेस को। और दूसरा बता दूं कि जितने भी मॉडल पेपर्स हैं डेस्क वर्क के, संजीव और एक्सीलेंट, दोनों ही डेस्क वर्क के जो कंप्लीट मॉडल पेपर्स हैं उसका सॉल्यूशन करेंगे, दोनों का, और सॉल्यूशन सभी पेपर्स का, और सॉल्यूशन करके उसकी पीडीएफ में आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगी। कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल भी ना भूलिए। वहां पे आपको सब कुछ कंप्लीट मटेरियल मिलेगा, एक ही जगह पे मिलेगा। आपको कोई सामग्री आपको सहेजने की जरूरत नहीं है। फुल एग्जाम तक आपको उस कोर्स की वैलिडिटी रहेगी, ये जो भी आप चीजें पढ़ोगे। तो ऐप डाउनलोड जरूर करिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये क्लास आपको कैसी लगी मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।